Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the second theory of factor pricing, and this is the modern theory of distribution, or we can say it modern theory of factor pricing. जैसा कि हम फैक्टर प्राइसिंग की थ्योरीज को डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैंने आपसे कल के लेक्चर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसकी मॉडर्न थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों हम ऐसा फॉलो करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई फैक्टर के बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, उसी तरीके से जब हमें किसी पर्टिकुलर फैक्टर के प्राइस को डिटरमाइन करना होता है तो हम इसकी डिमांड और सप्लाई को कंसीडर करते हैं अंडर दिस पर्टिकुलर थ्योरी। इसी वजह से हम इस थ्योरी को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब हमें दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। पहला एस्पेक्ट है डिमांड फॉर अ फैक्टर एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज द सप्लाई ऑफ अ फैक्टर। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द डिमांड साइड ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर। क्या कहती है डिमांड साइड? जब हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर की डिमांड के रेफरेंस में बात करते हैं तो यहाँ हमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना जरूरी है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट डिमांड फॉर अ फैक्टर इज नॉट अ डायरेक्ट डिमांड बट इट इज़ अ ड्राइव्ड डिमांड। किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर की अगर मैं डिमांड की बात करूँगा तो वो जो डिमांड है वो कभी भी डायरेक्ट डिमांड नहीं होती है, ये एक ड्राइव डिमांड होती है। इसका मतलब दिस इज द डिमांड डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। यानी कि जो फर्म है वो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड करती है फैक्टर्स की डिमांड। अगर उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी तो इन फैक्टर्स की डिमांड भी ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो इन फैक्टर्स की डिमांड भी कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ही तो आपको फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जो फैक्टर की डिमांड है वो एक ड्राइव डिमांड है एंड इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑफ द फर्म। पॉइंट क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। द डिमांड फॉर इट इज अ जॉइंटली इंटरडिपेंडेंट डिमांड। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की डिमांड की बात करता हूं तो ये एक जॉइंटली इंटरडिपेंडेंट डिमांड है, यानी कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं। अगर मैं डिमांड ऑफ लेबर की बात करूं तो जो डिमांड ऑफ लेबर है वो बाकी के फैक्टर्स की डिमांड पर भी डिपेंड करेगी। जैसे लैंड की डिमांड कितनी है, कैपिटल की डिमांड कितनी है, एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज की डिमांड कितनी है, इन पर्टिकुलर फैक्टर्स की डिमांड पर भी डिपेंड करेगी। एक सिंगल बेसिस पर हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर की डिमांड को डिटरमाइन नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ता है, बाकी सारे फैक्टर्स की डिमांड को भी एनालाइज करना पड़ता है। इसी वजह से हम इसकी डिमांड को क्या कहते हैं, जॉइंटली इंटरडिपेंडेंट डिमांड। क्लियर? ये तो बात हो गई कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स की जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर की डिमांड किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए मैंने डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं। पहला फैक्टर है इसके अंदर द डिमांड फॉर द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड। अगर मैं किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड की बात करता हूँ तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कमोडिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा आती है फ्रॉम द एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट, तो कंपनी को उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी तो फर्म ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करेंगे। और अगर कमोडिटी की डिमांड कम होती है तो उस केस में जो फैक्टर्स हैं उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो जो डिमांड है फैक्टर की वो डिपेंड करती है अपॉन द डिमांड फॉर द कमोडिटी विच द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। फैक्टर की जो डिमांड है वो फैक्टर के प्राइस, जो कंसर्न फैक्टर की बात कर रहे हैं उसके प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर कंसर्न फैक्टर के प्राइस लेवल मार्केट में ज़्यादा है, हायर लेवल पर है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। कम होगी क्योंकि ज़्यादा प्राइस पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम डिमांड करेंगे। लेकिन अगर उनके प्राइजेस या उनके प्राइस लेवल कम होंगे तो उस केस में फर्म्स की तरफ से उनकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी, यानी कि कम प्राइस पर ज़्यादा डिमांड होगी और ज़्यादा प्राइस पर कम डिमांड होगी। इसका मतलब कैसा रिलेशन रहेगा, इनवर्स रिलेशन रहेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? ऐसे में एक पॉइंट लेके चलता हूँ इसमें, दैट इज द क्वांटिटी एंड प्राइसेस ऑफ द कोऑपरेटिंग फैक्टर्स। जो उसके कोऑपरेटिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जो उसके समकक्ष फैक्टर्स हैं,
जो उसके सहायक फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मैं लैंड की डिमांड की बात कर रहा हूँ तो लैंड की डिमांड डिपेंड करेगी किस पर? लेबर की डिमांड पर, डिपेंड करेगी कैपिटल की डिमांड पर, उसकी क्वांटिटी पर और उसके प्राइजेस पर। तो जितनी क्वांटिटी हायर की जा रही है, जितनी लेबर, जैसे मान लीजिए लेबर की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो लेबर की क्वांटिटी और उसके प्राइजेस क्या हैं उस पर डिपेंड करेगी लैंड की डिमांड। दिस इज द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फैक्टर करेंटली एम्प्लॉयड। करेंटली आपने जिस पर्टिकुलर फैक्टर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है उसकी कितनी क्वांटिटी आप एट द प्रेजेंट एम्प्लॉयड कर चुके हो और उसका क्वालिटी लेवल क्या है। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है तब तो डिमांड आपकी तरफ से ज़्यादा नहीं आएगी, और अगर बेटर क्वालिटी के फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल है जो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं तब आप ज़्यादा फैक्टर्स की डिमांड नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं है और जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में वर्कआउट नहीं कर रही है तो आपकी तरफ से ज़्यादा फैक्टर्स की डिमांड की जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द चेंजेस, नेक्स्ट वन इज द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में किस तरह से चेंज हो रहे हैं? अगर सुपीरियर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, और टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ साथ जिस फैक्टर की डिमांड कम होती चली जाएगी, जिस फैक्टर की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी उसकी डिमांड भी कम होती चली जाएगी। मान लीजिए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को मैक्सिमम लेवल पर अगर फॉलो किया जाएगा तो उससे जो लेबर है उसकी डिमांड क्या होगी? लगातार कम होती चली जाएगी और कैपिटल की डिमांड लगातार बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो उस केस में लेबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और कैपिटल की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इन कंपेरिजन टू लेबर। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर, यानी कि जिस फैक्टर को आप यूज़ कर रहे हो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स की ज़्यादा है तो आप कम डिमांड करोगे, लेकिन अगर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी उस प्रॉपर वे में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिमांड को ज़्यादा रखोगे। ठीक है, तो अब अगर हम इन सारे फैक्टर्स की बात करें तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर फर्म के डिमांड कर्व को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ हम एक इंडस्ट्री के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम इंडिविजुअल फर्म्स के डिमांड कर्व का सम टोटल करेंगे तो वो सम टोटल हमें क्या देगा? इंडस्ट्री का डिमांड कर्व प्रोवाइड कर देगा। तो इस वे में हम किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के डिमांड के रेफरेंस में इंडस्ट्री कर्व को गेन कर सकते हैं, एंड दिस विल बी द कर्व। जैसा मैंने यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ मैंने एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द कर्व वेयर आई हैव टेकन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर डिमांडेड ऑन एक्स एक्सेस एंड वेजेस ऑन वाई एक्सेस। तो यहाँ डिमांड कर्व है डी। ये जो डी डिमांड कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री डिमांड कर्व फॉर अ फैक्टर, दिस कर्व डी। क्लियर? कैसा इसका शेप? इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्लोप डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि जब वेज लेवल OW है तब इसका जो डिमांड है फैक्टर की वो ON के बराबर है। जब वेज लेवल बढ़ेगा OW से OW डैश हो गया तो जो इसकी डिमांड है फैक्टर की वो ON से कम होकर ON डैश रह जाएगी, और जब वेज लेवल OW से कम होकर OW डबल डैश रह गया तो उसकी जो डिमांड है वो ON से बढ़कर ON डबल डैश हो गई। यानी कि जैसे जैसे फैक्टर के प्राइजेस कम होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती है और फैक्टर के प्राइजेस ज़्यादा होते हैं तो उनकी डिमांड कम होती है। तो इसका मतलब इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशन होता है। इसी वजह से इनका जो कर्व है इट इज़ डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते चले जाते हैं उनका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है वो लगातार कम होती चली जाती है, और उस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के कम होने की वजह से जो उनके वेज रेट हैं या जो उनके प्राइजेस हैं वो डिक्रीज होते चले जाते हैं। एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से जो इनका डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप के बेसिस पर ऑब्टेन किया जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द सप्लाई साइड ऑफ द फैक्टर। अगर मैं सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसके लिए एक जनरल रूल को फॉलो किया जाता है जैसा लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो करता है, और वो जनरल रूल क्या है? सप्लाई ऑफ फैक्टर विल इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ अ फैक्टर इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर फैक्टर के प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो मार्केट में उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो ज़्यादा प्राइस पर अपनी ज़्यादा सप्लाई को फॉलो करना चाहेंगे।
लेकिन अगर उनके प्राइजेस डिक्रीज होंगे तो उनकी सप्लाई भी डिक्रीज होना चाहेगी। इसका मतलब इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो अगर हम इस सप्लाई कर्व की बात करेंगे तो इसका जो कर्व होगा इट विल बी अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि दिस इज ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन सप्लाई ऑफ अ फैक्टर और बाई एक्सिस में मैंने वेजेस को इंक्लूड किया है। ठीक है, बाई एक्सिस में मैंने वेजेस को इंक्लूड किया है। ठीक है, यहाँ मैंने ऐसा सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट किया है जो किसी पर्टिकुलर फैक्टर के सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है इन रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्री। जब वेज लेवल OW है, सप्लाई ON है, वेज लेवल OW से बढ़कर OW डैश हो गए, सप्लाई ON से बढ़कर ON डैश हो गई, वेज लेवल OW से कम होकर OW डबल डैश रह गए, सप्लाई भी ON से कम होकर ON डबल डैश रह गई। तो इसका मतलब जैसे जैसे वेज लेवल इंक्रीज हो रहे हैं लेबर की सप्लाई बढ़ रही है, और जैसे जैसे वेज लेवल कम हो रहे हैं लेबर की सप्लाई भी कम हो रही है। तो इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होता है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व होता है अपवर्ड। तो अब हमें क्या ऑब्टेन करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऑब्टेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो यहाँ मैं डिमांड और सप्लाई कर्व के बेसिस पर इंडस्ट्री में फैक्टर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऑब्टेन कर सकता हूँ। एज यू आर लुकिंग हियर ऑन द एक्स एक्सिस मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, एंड बाई एक्सिस पर मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, बाई एक्सिस पर मैंने वेजेस को रिप्रेजेंट किया है। अब क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम DD इज द डिमांड कर्व फॉर फैक्टर एंड SS इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फैक्टर। ठीक है, बोथ दीज कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट E। दिस पॉइंट E इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट E के करस्पॉन्डिंग हमें एक एक्स एक्सिस पर ये कनेक्ट करता है M पॉइंट पर, और बाई एक्सिस पर ये पॉइंट कनेक्ट करता है W पॉइंट पर। तो OW विल बी द इक्विलिब्रियम वेज लेवल, यानी कि ये वो वेज लेवल होंगे जिस पर जो फर्म्स है वो इतना ही वेज लेवल अपने फैक्टर को प्रोवाइड कर रहे होंगे और फैक्टर इतना ही वेज लेवल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, और ये OM है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि वेज लेवल OW से बढ़कर OW डबल डैश हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। तो इसका मतलब जब वेज लेवल OW डैश हो जाएंगे तो उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, दिस डिफरेंस इज M डैश L डैश। ये एक्सेस सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, और इस एक्सेस सप्लाई की प्रेशर की वजह से प्राइजेस क्या होंगे, वेज लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई है ज़्यादा और डिमांड है कम। तो वेज लेवल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुँचेंगे, ये E पॉइंट तक। जब तक कि डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं हो जाती है तो ये E पॉइंट के करस्पॉन्डिंग OW वेज पर ही आकर रुक जाएंगे। मान लीजिए कि वेज लेवल कम हो जाते हैं, OW से कम होकर OW डबल डैश हो जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ मार्केट में वेज लेवल कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका अंदर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको M डबल डैश L डबल डैश का, इसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड, और इस एक्सेस डिमांड का प्रेशर होगा मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से जो वेज लेवल है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इंक्रीज होंगे, थोड़े इंक्रीज होंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी, फिर और बढ़ेंगे, और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं हो जाते और दोनों E पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के रेफरेंस में उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को ऑब्टेन करके उसके प्राइस लेवल को डिसाइड कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।